Hello student, in the last video lecture we studied about the vector and the scalar. वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था. ठीक है, अब आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय द रियल नंबर. स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, दैट कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. पर अगर मैं ये बात करूँ कि क्या ये एग्ज़ाम में आता है, तो जनरली एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर. सो सपोज वी हैव अ वेक्टर ए. हमारे पास एक वेक्टर ए है. ठीक है, आपको पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसको हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये वेक्टर का सिंबल है और वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. राइट, सो दिस इज दैट वेक्टर ए. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर ए बाय द रियल नंबर लैम्डा, क्या करते हैं हम, इस वेक्टर ए को एक नंबर, रियल नंबर, बराबर, आपको पता है ना अलग अलग नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, लाइक दैट. तो अगर हम इस वेक्टर ए को एक रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, सो लैम्डा इज अ रियल नंबर. सो क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई द वेक्टर ए बाय द रियल नंबर लैम्डा, वी गेट अ न्यू वेक्टर. हमको एक न्यू वेक्टर मिलेगा. सो नया वेक्टर मिला, so we denote it as vector b. Is that clear? Okay, so if you multiply a vector a by the real number lambda, we get a new vector. Suppose it is vector b. The magnitude of this vector b, ये जो वेक्टर b है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा b इज इक्वल टू लैम्डा a. मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर is lambda times the magnitude of the given vector. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो दिस वेक्टर बी, इट हैज मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन इज सेम. मतलब ये जो वेक्टर बी होगा उसकी डायरेक्शन और इस वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम होगी. तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ऐसे. सो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, थोड़ी सी पैरेलल नहीं लग रही है, ओके, बट यू कैन अंडरस्टैंड. बोर्ड पर हाथ से एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलो. सो दिस इज लैम्डा वेक्टर ए. समझ में आया? तो ये एक न्यू वेक्टर है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए. सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय अ नंबर लैम्डा वेर लैम्डा इज नेगेटिव. अभी यहाँ पर जो लैम्डा था वो लैम्डा ग्रेटर देन 0 था, बट सपोज इफ लैम्डा इज लेस देन 0, मतलब लैम्डा एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर हमको जो न्यू वेक्टर मिलेगा, दैट न्यू वेक्टर इज वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वेक्टर ए. आप देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसे नहीं दिया हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैंने ऐसे नोटेशन यूज़ किया है. तो यहाँ पर जब हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू वेक्टर आया उसको मैंने वेक्टर बी से डिनोट किया, पर जब मैंने माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू वेक्टर आया उसको मैंने वेक्टर सी से डिनोट किया. क्यों मैंने उसको वेक्टर बी से डिनोट नहीं किया? इसके लिए नहीं किया क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. इसका मैग्नीट्यूड भी लैम्डा ए ही होगा. ठीक है, कैसे देखो, इसका मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लेना है तो वी हैव टू निग्लेक्ट द नेगेटिव साइन. सो दिस इज लैम्डा ए, और you can write
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज लैम्बडा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बी और सी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो जो वेक्टर सी होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। सो वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? तो समझो बात को, एक बार फिर से समझाता हूँ कि सपोज इफ यू हैव अ वेक्टर ए, if you multiply the vector a by the real number lambda which is suppose positive number, then we get a new vector whose magnitude is lambda times the original vector, मतलब vector a. If you multiply vector a by the negative number, the new vector will have opposite direction than the original vector. बराबर, इसकी वेक्टर टूवर्ड्स दिस साइड है, इसकी वेक्टर इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दिस साइड है। ठीक है, बुक में वैल्यू लेके समझाया हुआ है। तो फॉर एन एग्जांपल जो लैम्बडा है दैट इज सपोज 1.5, लैम्बडा एक नंबर है, उसकी वैल्यू है 1.5। तो जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो न्यू वेक्टर क्या होगा, न्यू वेक्टर होगा इस वेक्टर से 1.5 टाइम्स, मतलब इट विल बी 1.5 वेक्टर ए लाइक दैट। अगर नेगेटिव है तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, -1.5 वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय द रियल नंबर लैम्बडा वी गेट अ न्यू वेक्टर। ठीक है, if the number is positive the new vector is in the direction of the original vector, and if the number is negative then the new vector will have an opposite direction than the original vector। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अभी ये जो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मे बी अ फिजिकल क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि वो एक नंबर ही हो, 1, 1.5 ऐसे, जरूरी नहीं है कि वो नंबर ही हो। बराबर, नंबर तो होता ही है, बट इट मे बी अ स्केलर ऑल्सो, मतलब वो कोई स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। बराबर, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई द वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर है और टाइम क्या है, स्केलर है। सो वी गेट अ न्यू वेक्टर, और उस न्यू वेक्टर को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, बिकॉज यू नो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो क्या समझ में आया कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय द नंबर वी गेट अ न्यू वेक्टर whose magnitude is t times द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड थिंग, द डायमेंशन ऑफ दिस न्यू वेक्टर, ये जो न्यू वेक्टर है वेक्टर डी, उसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ दिस टू। फॉर एन एग्जांपल, वेलोसिटी के डायमेंशन को अगर आप टाइम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मिल जाएगा। समझ में? तो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय द रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय द स्केलर ऑल्सो। आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ लो। जनरली एज अ क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं आता है। ठीक है, स्टूडेंट, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही आता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। आपको अगर याद हो तो मैंने वेक्टर का जब टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि स्केलर्स कैन बी एडिड बाय applying the law of ordinary algebra, but vector cannot be added by applying the law of ordinary algebra, because the vectors are having magnitude
एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आपको वेक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उनको स्केलर के जैसे ऐड नहीं कर सकते हो, बराबर। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट का मास ऐड करना है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ 1 kg, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज़ 2 kg, टोटल मास इज़ 3 kg, ऐड कर दिया चल जाता है। बट वेक्टर को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ 5 km/h, velocity of second object is 10 km/h, and if you want to find the difference in velocity, तो आप बोलोगे कि difference in velocity is 10 - 5 that is 5, तो ऐसे नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो पॉइंट इज दैट कि वेक्टर्स कैनॉट बी एडेड बाय द ऑर्डिनरी एल्जिब्रा। सो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड होती है, जैसे कि ग्राफिकल मेथड। दो टाइप की मेथड होती है, एक होती है ग्राफिकल मेथड और एक दूसरी होती है एनालिटिकल मेथड। तो अभी के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले मैं आपको एडिशन समझाने वाला हूँ। अब ये जो ग्राफिकल मेथड होती है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें एडिशन के लिए दो मेथड होती है। एक होती है मेथड ऑफ ट्राइंगल और दूसरी होती है पैरेललोग्राम मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगुलर मेथड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि 12th तक काम में आने वाली है। सो स्टूडेंट, वी हैव अ वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर, वेक्टर बी। ओके, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने पहले भी बोला था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार वो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वी नो दैट एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, बराबर। कोई भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी लेंथ का एरो ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। इफ़ यू सी कि यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है उसका जो एरो है वो स्मॉलर इन लेंथ है और वेक्टर बी का जो एरो है वो लार्जर इन लेंथ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है कि लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर स्मॉलर है then the length of the arrow representing the vector should be smaller. But if the magnitude of the vector is larger, then the length of the arrow representing the vector should be larger. तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेस है, इसके लिए उसकी लेंथ, एरो की लेंथ शॉर्ट है। यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लार्जर है, इसके लिए एरो की लेंथ लार्जर है। वैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्मॉलर इन साइज और ये लार्जर इन साइज क्यों है। ओके, सो नाउ वी वांट टू ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको क्या करना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। मतलब हमको क्या फाइंड करना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। सो हाउ टू डू इट? तो सी हियर, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन हुज लेंथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए। तो इन शॉर्ट वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर ओनली। हमको एक वेक्टर ही ड्रॉ करना है। तो ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया। See, I don't have a scale and it is not necessary for me to use the scale on the board. But when you will do, you will write in the paper, you will have to take care of this. क्या आपको केयर लेनी होगी कि ये जो वेक्टर ए है, जब आप वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मीन्स यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस लाइन एंड इसकी जितनी लेंथ होगी, सपोज आपने इसकी लेंथ ड्रॉ करी
5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव ड्रॉन अ वेक्टर ए फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज हेड ऑफ वेक्टर ए। फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए वी हैव टू ड्रॉ अनदर वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए के हेड पर से हमको एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि वेक्टर बी के कॉरस्पॉन्डिंग हो, मतलब जो कि वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता हो, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के जैसा हो। तो देखो वेक्टर ए के हेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी की जो लेंथ है उतनी लेंथ ये होनी चाहिए, बराबर, और जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, कि जब आप पेपर पर ये काम करो ना तो क्या करना कि ऐसे वेक्टर बी पेपर के ऊपर आप स्केल रखना, आपकी छोटी स्केल होगी वो ऐसे, और फिर उसको ऐसे शिफ्ट कर देना ऐसे, तो एग्जैक्टली इसके पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करनी होगी, बराबर। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स द वेक्टर बी। कोई भी डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा, समझ में? तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, तो हमेशा फर्स्ट वेक्टर को पहले ड्रॉ करना है, एंड देन फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वी हैव टू ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, सो लाइक दिस, ऐसे। सो वी गेट दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझ में आया? तो इस तरह से हमको वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा। नाउ इन दिस मेथड द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, सो दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर मेथड। इस मेथड को ट्राइंगुलर मेथड क्यों कहते हैं, आई बात समझ में? दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेल टू हेड मेथड। क्या लिखा है, टेल टू हेड या हेड टू टेल, क्या लिखा हुआ है, लेट मी सी, हेड टू टेल मेथड, बराबर। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, एक तो ट्राइंगुलर मेथड कहते हैं और दूसरा इसको हेड टू टेल, हेड टू टेल, बराबर। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज हेड टू टेल मेथड। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, बराबर, वो भी मैं इसी के अंदर कवर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। देखो मैं आपको समझाता हूँ। वेक्टर बी, तो ये रहा वेक्टर बी, बराबर, दिस इज वेक्टर बी। अब क्या करो, वेक्टर बी के हेड पर से वेक्टर ए ड्रॉ करो ऐसे, जिस डायरेक्शन में ये एरो है उसी डायरेक्शन में आप एरो ड्रॉ करो। दिस इज वेक्टर ए, ड्रॉ किया। अब क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पर एरो ड्रॉ करना होता है। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है मेरा, वेक्टर बी, अब मेरा फर्स्ट है, बराबर। जब ए प्लस बी किया तो ए इज फर्स्ट, बी इज सेकंड, पर जब बी प्लस ए किया ना तो बी इज फर्स्ट एंड ए इज सेकंड। सो फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ एन एरो अप टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो मुझे ये मिला वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो स्केल पेंसिल का परफेक्ट यूज करके यू कैन ट्राई। देखो मैंने बिना स्केल पेंसिल के किया है, फिर भी ये जो वेक्टर आर आया मेरा
और पहले जो मैंने वेक्टर आर ऑब्टेन किया था दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, ये जिस डायरेक्शन में है वही उसी डायरेक्शन में है। अगर आप स्केल का यूज़ करोगे और ए और बी की लेंथ, आप एक काम करना, ए की लेंथ लेना 5 सेंटीमीटर और बी की लेंथ लेना 8 सेंटीमीटर, फिर आप ए प्लस बी फाइंड करना और फिर आप बी प्लस ए फाइंड करना। दोनों केस में जो लेंथ आएगी, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डेफिनेटली सेम होगा, बराबर। अगर आपके मेजरमेंट्स परफेक्ट है, बराबर, लेंथ का मेजरमेंट, डायरेक्शन अगर आपने प्रॉपरली ड्रॉ की हुई है, तो फिर दोनों केस में आर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जस्ट अ मिनट, उसका भी उन लोगों ने ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दे हैव रिटन एसोसिएटिव लॉ। मीनिंग इससे मैं वही देख रहा था कि एसोसिएटिव लॉ लिखा है कि प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ लिखा है, बट यू कैन कॉल इट एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या है आप समझो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो, देर आर 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। फर्स्ट यू ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करो, उनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें वेक्टर सी ऐड करो, बराबर। और यू ऐड वेक्टर ए इन द रिजल्ट ऑफ वेक्टर बी and C. In both the cases you will get the same answer. तो मैं आपको करके बताता हूँ। I just refer the textbook figure, ताकि आप भी अगर ट्राई करो तो आपको वो एग्जैक्टली वही चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, वेक्टर A एंड वेक्टर B दे हैव टेकन सेम वे, जिस डायरेक्शन में वेक्टर A है उसी डायरेक्शन में उन्होंने लिया है। तो देखो, ये रहा वेक्टर A, बराबर। फिर वेक्टर बी ऑल्सो दे हैव टेकन इन द सेम डायरेक्शन, ये रहा वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, बराबर। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस बी कौन से डायरेक्शन में होगा? वेक्टर ए प्लस बी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आया वेक्टर ए प्लस बी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बराबर। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। अब एक थर्ड वेक्टर है वेक्टर सी, और थर्ड वेक्टर वेक्टर सी को इस डायरेक्शन में लिया है, दिस इज वेक्टर सी, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए प्लस बी में सी को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस बी में सी को ऐड करना है। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए प्लस बी इज द फर्स्ट एंड सी इज द सेकंड। सो आई विल ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर मतलब ये ए प्लस बी, तो उसकी टेल ये है, ये क्या है? ए प्लस बी की टेल है, और ये सी का हेड है। तो ऐसे ड्रॉ करो इस तरह से। सो ये जो मुझे मिला, ये न्यू वेक्टर, वो क्या है? इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मिल गया मुझे, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर ए को ऐड करूंगा बी प्लस सी में। तो बी प्लस सी कहां पर है? देखो, बी प्लस सी, तो देखो स्टूडेंट, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ऑलरेडी ड्रॉन है। तो बी के टेल से सी के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करो, ये किया। तो ये क्या मिला मुझे? आई गॉट दिस बी प्लस सी, दिस इज बी प्लस सी। आप इसको प्रैक्टिकली खुद ट्राई करना, बराबर, देखे बिना, तो ही ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो ये बी प्लस सी मैंने ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए में बी प्लस सी ऐड करूंगा। बी प्लस सी समझ में आया? अब मैं ए में बी प्लस सी ऐड करूंगा। तो ए इज द फर्स्ट,
बी प्लस सी इज द सेकंड, तो ए के टेल से बी प्लस सी के हेड तक एरो ड्रॉ करना है। तो देखो ए की टेल ये रही, बी प्लस सी का हेड, ये बी प्लस सी है ना, तो ये बी प्लस सी का हेड, तो जो वेक्टर मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में। तो फिर ये जो आया वो क्या है, इट इज ए प्लस बी प्लस सी, मिल गया। तो आप देखो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज सेम एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। मतलब कि अगर आप ए और बी का एसोसिएशन करके, क्या करके, एसोसिएशन, ए और बी का एसोसिएशन करके जो रिजल्ट आता है उसको सी में ऐड करो, या फिर आप वेक्टर ए को बी प्लस सी के एसोसिएशन में ऐड करो, द रिजल्ट comes out to be same. So that's why this property is known as associative property. ठीक है, okay. Okay, now we will discuss a special type of vector that is known as the null vector. तो ये null vector क्या होता है? Student, suppose there is a vector A. If we add minus vector A to this vector A, then we get a null vector. मतलब कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर में हम उसका ऑपोजिट वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर इज जीरो। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। ओके, अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये जो नल वेक्टर है वो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो। सो नल वेक्टर कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, क्योंकि जीरो लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ओके, अब नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नल वेक्टर की कि वेक्टर ए प्लस जीरो इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब देखो ये वेक्टर ए मतलब ये नहीं है, ये कोई दूसरा वेक्टर है। पॉइंट इज व्हाट कि इफ वी ऐड द नल वेक्टर, जीरो इज द नल वेक्टर, इफ वी ऐड द नल वेक्टर टू एनी वेक्टर देन वी गेट द सेम वेक्टर, मतलब हमको वेक्टर ए ही मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द नल वेक्टर, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द नल वेक्टर वी गेट अ नल वेक्टर। नल मतलब जीरो। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if you multiply 0, this is not null vector, this is 0. If you multiply 0 with any vector then we get a null vector. तो ये properties है null vector की, ठीक है? Okay, null vector has a zero magnitude, its direction cannot be specified. अब क्वेश्चन ये है कि null vector का magnitude 0 होता है, उसकी डायरेक्शन होती नहीं है, तो फिर नल वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नल वेक्टर? स्टूडेंट, नल वेक्टर इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट सर्टन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नल वेक्टर यूज होता है। तो कौन कौन सी वो सिचुएशंस है मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर, आई गिव यू फर्स्ट एग्जाम्पल। Null vector represents the position vector of the origin. It represent position vector of origin. Origin का position vector, देखो कोई भी position vector होता है वो हमेशा origin के रिस्पेक्ट में होता है, बराबर। मैंने आपको position vector का टॉपिक एक्सप्लेन किया था। तो origin का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? नल वेक्टर होगा। मतलब ये सपोज
एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर होता है। वन मोर एग्जांपल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, सो इट इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। लास्ट एग्जांपल आई गिव यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द क्लोज पाथ। अगर कोई पार्टिकल है वो क्लोज पाथ पर मूव करता है, क्लोज पाथ मतलब जहां से शुरू किया वहीं पर आके मोशन कंप्लीट हो गई, दैट इज कॉल्ड द क्लोज पाथ। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द 0, सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द नल वेक्टर। तो यही सब एग्जाम्पल दिए हुए, मतलब इतने सब एग्जाम्पल नहीं दिए हुए, एक ही एग्जाम्पल दिया है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल के पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट, मतलब यही वाला उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका फाइनल पॉइंट सेम है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया बाय द ट्रायंगुलर मेथड। नाउ वी डिस्कस द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो आई एक्सप्लेन यू, सपोज देर इज वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, एंड देर इज अनदर वेक्टर बी। ओके, लुक स्टूडेंट, वी हैव टू वेक्टर्स, ये रहा वेक्टर ए एंड ये रहा वेक्टर बी। वी वांट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। मतलब हमको क्या करना है, हमको ये करना है, पहले हमने एडिशन किया था, अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन इट वेरी केयरफुली। टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए मीन्स एडिंग माइनस वेक्टर बी टू वेक्टर ए। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना मतलब वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना, बराबर। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि सपोज आपको 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 में -3 ऐड करना, सिमिलर टू दैट। So subtracting vector b from vector a means adding minus vector b to vector a. So vector a तो ये रहा, तो ये माइनस वेक्टर b क्या है, माइनस वेक्टर b इज द ऑपोजिट वेक्टर ऑफ वेक्टर b। तो माइनस वेक्टर b कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज माइनस वेक्टर b। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। सो हमको क्या करना है, वेक्टर a में वेक्टर बी को, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। तो ए में से बी का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन करेंगे। तो ट्रायंगुलर मेथड वी विल फॉलो। तो देखो ये रहा वेक्टर ए, ये दिस इज वेक्टर ए। From the head of vector A, draw vector B, draw minus vector B, बराबर। ओके, तो एक सेकंड, वेक्टर A, इन दोनों की डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम जैसी हो गई है। चलो थोड़ा सा डिफरेंट मैं लेता हूँ, थोड़ी सी डायरेक्शन में डिफरेंट लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये वेक्टर ए ऐसे, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी, सो दिस विल बी माइनस बी। ओके, सो क्या करना है हमको, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड करना है। तो लुक, ये रहा वेक्टर ए, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए ड्रॉ करो। तो दिस इज वेक्टर ए। फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए ड्रॉ माइनस वेक्टर बी, तो ये हमने ड्रॉ किया, दिस इज माइनस बी, बराबर।
फिर क्या करना है, कनेक्टिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ओके दिस इज राइट, बट थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ पर करता हूँ। आई हैव अ इनफ स्पेस हियर। लुक, ये रहा वेक्टर ए। वेक्टर ए के हेड पर से माइनस वेक्टर बी को ड्रॉ करो, तो ये रहा माइनस वेक्टर बी लाइक दिस। तो दिस इज माइनस वेक्टर बी, बराबर, ये वेक्टर ए और वो माइनस वेक्टर बी। अब क्या करना है, कनेक्टिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। सो हमको ये मिला, तो ये क्या है, दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस बी विच इज नथिंग बट ए माइनस बी, ए माइनस बी। आया समझ में कैसे किया, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड किया तो हमको मिल गया ए माइनस बी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करता हूं, मतलब मैं ये फाइंड करता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर ए कहां पर है, ये रहा वेक्टर ए, उसमें वेक्टर बी ऐड करो तो ये रहा वेक्टर बी। सो दिस इज वेक्टर बी, ऐसे दिस इज वेक्टर बी। ओके, सो ए प्लस बी कौन सा होगा, इस तरह से, लाइक दिस, बराबर। ओके, सो वी हैव दिस। टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर है, उसमें क्या समझाया हुआ है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। हाँ ठीक है, दे हैव एक्सप्लेन लाइक दिस। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया? तो देखो, ये वेक्टर ए, ये माइनस वेक्टर बी, सो दिस इज वेक्टर ए माइनस बी एंड दिस इज वेक्टर ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? सो दे हैव एक्सप्लेन दिस वे। अच्छा, यहाँ पर ये जो माइनस बी, ये बी जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये थोड़ी सी डायरेक्शन, क्योंकि बी और माइनस बी की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो ऐसे होगी, बराबर ना। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज ए प्लस बी। तो लुक, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। सो इन द सेम फिगर वी हैव ड्रॉन a plus b as well as a minus b. So in this way we can subtract two vectors by the triangular method, by the geometrical method. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है that is parallelogram method. Parallelogram method for the addition of vector, and this is also very important topic. मतलब ये भी एग्जाम में पूछते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड फॉर द एडिशन। मैं आपको समझाऊंगा कि पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके हम दो वेक्टर का एडिशन कैसे कर सकते हैं और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी कैसे कर सकते हैं। पैरेललोग्राम मेथड से हम दोनों काम कर सकते हैं। देखो, वी हैव टू वेक्टर्स, this is vector A and this is vector B. We want to find sum of vector A and B. मतलब क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B, A और B का एडिशन करना है, मतलब उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस B फाइंड करना है। पर कौन सी मेथड से? पैरेललोग्राम मेथड से, नॉट बाय द ट्रायंगुलर मेथड। तो ट्रायंगुलर मेथड में क्या करते थे, वेक्टर ए के हेड पर से वेक्टर बी को ड्रॉ करते थे, फिर कनेक्टिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। यहाँ पर क्या करना है, टेक अ रेफरेंस पॉइंट, सपोज ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द ओ ड्रॉ अ वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर ए। ऐसे एक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, सपोज दिस इज OP, OP is vector A, this is OP vector A, बराबर। From the same point draw another vector OQ which is vector B.
सो सेम पॉइंट में से वेक्टर बी ड्रॉ करो, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये ड्रॉ करो, तो दिस इज ओ क्यू. इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर बी, ध्यान से सुनना, फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर बी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर ए. वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो. द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी सेम एज द लेंथ ऑफ ओपी, मतलब जितना ये ओपी है उतनी लेंथ की ये लाइन ड्रॉ करने की. सिमिलरली फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए दैट इज पी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी. तो ऐसे लाइन ड्रॉ करो इस तरह से. सपोज दिस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस. फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ड्रॉ अ लाइन ओ एस. तो ये जो ओ एस होगा, वेक्टर ओ एस इज नथिंग बट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. समझ में आया कैसे करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन? पैरेललोग्राम मेथड से जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो सेम पॉइंट में से दो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं. ट्रायंगुलर मेथड में हेड टू टेल, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल. यहाँ पर एक ही पॉइंट में से वेक्टर ए और वेक्टर बी को ड्रॉ करना है, जिस डायरेक्शन में दो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में. फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है. डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर. इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ऐसे हमको a प्लस बी मिलेगा. अगर आप b प्लस ए करोगे तो भी आपको वही वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. आई बात समझ में? अच्छा, तो इस तरह से आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि पैरेललोग्राम मेथड से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर मतलब कौन सा? ये वाला b. फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ड्रॉ अ वेक्टर joining the tail, joining the head of first vector. From the head of second vector draw a vector which is joining the head of the first vector. मतलब सेकंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के हेड पर ऐसे. तो ये एक वेक्टर मिला, और ये जो वेक्टर होगा ना वो होगा a माइनस बी होगा. मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये a माइनस बी कैसे हो सकता है. आप देख लो a माइनस बी ऐसे है, मैं a माइनस बी करके बता देता हूं. ये a है, माइनस बी ऐसे होगा, दिस इज माइनस बी. चलो ट्रायंगुलर मेथड यूज करते हैं. ये रहा वेक्टर a. वेक्टर a के हेड से माइनस बी ड्रॉ करो, जिस डायरेक्शन में ये है, ये माइनस बी ड्रॉ करो, दिस इज माइनस बी. कौन सी मेथड कर रहे हैं? ट्रायंगुलर मेथड. फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का हेड ज्वाइन करो, तो ये मिल गया. अब आप देखो ये जो आया ना वो इसके डायरेक्शन में ही आएगा, तो दिस इज a माइनस बी. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट शायद बुक में नहीं समझाया है. सो इफ यू ड्रॉ द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर वी गेट a प्लस बी. बट इफ यू ड्रॉ अनदर डायगोनल, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इफ यू ड्रॉ अनदर डायगोनल देन इट गिव्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर. समझ में आया? तो दिस इज हाउ टू वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय द पैरेललोग्राम मेथड. स्टूडेंट, एग्जाम्पल 4.1, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल 4.1 सुनो. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड. बराबर. वी आर 35 मीटर पर सेकंड. विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed 12 meter per second. VW 12 meter per second. 12 meter per second. In east to west direction, in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella?
डायरेक्शन मतलब थीटा फाइंड करना है। चलो मैं आपको स्टूडेंट क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एक बॉय है, वो बॉय बस स्टॉप पर खड़ा है और रेन इज फॉलिंग। रेन कैसे फॉल कर रहा है? एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में रेन फॉल कर रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही फॉल कर रहा है रेन। तो रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, सो आई राइट वेक्टर वी आर। देखो ये मैग्नीट्यूड है 35 मीटर पर सेकंड, बट अब मैं उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा वेक्टर वी आर। तो रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन। अब मेरी एक बात समझो कि एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज लेके आता हूँ। ओके, आई हैव अ अम्ब्रेला, सो आई जस्ट शो यू प्रैक्टिकली कि सिचुएशन क्या है। देखो, एक बॉय है, वो बस स्टॉप पर खड़ा है एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देयर इज नो विंड, बिल्कुल भी विंड नहीं है, एयर है, विंड नहीं है। तो उसको गीला होने से बचना है, तो उसको अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना पड़ेगा? तो ये जो अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला को बिल्कुल ऐसे पकड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये जो डंडी है अम्ब्रेला की, वो उसको ऐसे वर्टिकल रखना पड़ेगा, तो वो गीला नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी ये सिचुएशन है। बट सपोज इफ विंड इज ब्लोइंग, विंड स्टार्ट ब्लोइंग, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट। तो विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, बराबर। तो दिस इज वेक्टर वी डब्ल्यू। आई जस्ट शो द डायरेक्शन, बुक में भी डायरेक्शन शो की है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो जब विंड ब्लो नहीं कर रहा है तो अम्ब्रेला को एकदम सीधा पकड़ना पड़ेगा। बट व्हेन द विंड स्टार्ट ब्लोइंग, और अगर उस सिचुएशन में अगर वो अम्ब्रेला को ऐसे सीधा पकड़ता है, बिल्कुल ऐसे, तो फिर वो गीला हो जाएगा। समझ में आया? अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा है तो अम्ब्रेला को सीधा पकड़ो, बट अगर विंड स्टार्ट ब्लोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फिर अगर वो अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ता है तो नहीं चलेगा। ही हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल। क्यों अम्ब्रेला को एट एन एंगल होल्ड करना पड़ेगा? बिकॉज ड्यू टू द विंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विल बी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन कौन से डायरेक्शन में होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो V कैपिटल R, V कैपिटल R क्या है? V कैपिटल R इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन। मैं यहां लिख देता हूं V वेक्टर R रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। तो उस बॉय को अम्ब्रेला ऐसे स्लैंटिंग पकड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? ये एंगल थीटा फाइंड करना है कि अम्ब्रेला को कितने एंगल पर होल्ड करना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस थीटा एंगल को tan फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम फिगर tan थीटा, तो tan फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट मतलब ये। अब ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है, तो ये VW है, इसका मैग्नीट्यूड VW है, वेक्टर VW नहीं, मैग्नीट्यूड VW है, तो ये भी VW होगा, बराबर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? VR है। सो tan थीटा इज इक्वल टू VW अपॉन VR। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आप यहां पर वेक्टर लिख दोगे ना तो नहीं चलेगा। सो VW कितना है? 12, VR कितना है? 35। सो जस्ट अ मिनट, tan थीटा 12 by 35, 12 डिवाइड बाय 35, 0.3428, 0.3428। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.3428। अब क्या करना है आपको?
ये बुक परचेस करनी पड़ेगी। लॉग टेबल, नवनीत का लॉग टेबल है जो कि आपके पास होना कंपलसरी है। बहुत ही 13-15 रुपये की बुक है, इसके ऊपर 13 रुपीज़ MRP लिखी हुई है, तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके अंदर एक टेबल है, कौन सा टेबल? नेचुरल टेंजेंट। कौन सा टेबल? नेचुरल टेंजेंट। ये वाला टेबल शायद आपको वीडियो में ना दिखे, पर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल टेंजेंट। उसमें आपको फाइंड करना है 0.3428। तो 0.3428, अब 0.3428, अब देखो क्या मिलता है मुझे मिलता है, शायद आपको दिख रहा होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है आपको 3424। क्या दिख रहा है? 3424। वो एक्चुअली 3424 नहीं है, वो 0.3424 है। उसके आगे पॉइंट नहीं है, पर एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में 0.3249 है, तो वो पॉइंट सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर है 3424। क्या मिला हमको? 3424, बराबर। अब ये जो 3424 है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट, कहाँ पर? एक्सट्रीम लेफ्ट, वहाँ लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। तो 18 मैंने लिखा, वो 18 डिग्री है। और वो जो 3424 था उसके एग्जैक्टली ऊपर लिखा है 54। तो इसका मतलब 18 डिग्री 54। तो ये तो है 3424, हमारी वैल्यू है 3428। तो 3428 में से 3424 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 4। अब वो जो आपको 3424 दिखा ना, उसके राइट साइड में आप देखना, आपको दिखेगा 3, 6, 3 भी दिखेगा, 6 भी दिखेगा। तो 3 और 6 में से 4 के क्लोज कौन है? 4 के क्लोज 3 ज़्यादा है ना, 6 थोड़ा दूर आता है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 5 और फिर 6 आता है। तो 3 इज क्लोज, और 3 के बराबर ऊपर लिखा है 1 मिनट। तो 1 मिनट को इसमें ऐड कर दो, तो दिस इज 18 डिग्री 55 मिनट। आया समझ में? तो इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री 55 मिनट। अब बुक में क्या आंसर है मैं वो देख लेता हूँ। बुक में आंसर है 19 डिग्री, बराबर। और उन्होंने वो जो 12/35 है ना, उसको लिया है 343, इसको राउंड ऑफ कर दिया है। मैंने जैसा है वैसे ही रखा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आंसर लिखोगे राइट है। ये जो 55 आया ना, उसको 60 से डिवाइड करो। क्यों करने का डिवाइड 60 से? क्योंकि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आंसर आता है 0.9166। क्या आता है? 0.9166। 55/60 0.9166। तो थीटा इज इक्वल टू 18.9166 डिग्री। सो थीटा इज नियरली 19 डिग्री। इसका मतलब कि अम्ब्रेला को 19 डिग्री पर होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि सिचुएशन हमारी क्या थी। इफ़ रेन इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड एंड इफ़ नो विंड इज ब्लोइंग, तो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना है? अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना है, एग्जैक्टली ऐसे पकड़ना है। बट अगर विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बराबर, मतलब ईस्ट मेरे पीछे है, वेस्ट मेरे अगर आगे है, ईस्ट टू वेस्ट अगर ब्लो कर रहा है विंड, तो फिर इस अम्ब्रेला को वर्टिकल के रेफरेंस में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ऐसे बेंड करना पड़ेगा, इस तरह से। समझ में आया? तो जैसे कि इस सिचुएशन में समझाऊँ तो ऐसे देखो, ये डंडी देखो, ये ऐसे स्लैंटिंग है, मेरी अम्ब्रेला भी वैसे है। तो इस सिचुएशन में उसको स्लैंट करना पड़ेगा सो दैट बॉय कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग वेट। वो गीला नहीं होगा। अगर वो अम्ब्रेला को सीधा पकड़ेगा तो फिर वो गीला हो जाएगा, उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। समझ में आया आपको? अच्छा, अब ऐसा एक दूसरा भी एक न्यूमेरिकल था जिसमें बॉय वॉज
सिटिंग ऑन द साइकिल, और साइकिल रुकी हुई थी, बराबर, एंड रेन वॉज फॉलिंग विथ 35 मीटर पर सेकंड. अब विंड इज नॉट ब्लोइंग, बट वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. तो उस सिचुएशन में भी अगर वो अम्ब्रेला को एग्जैक्टली ऐसे पकड़ेगा, अगर अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ेगा वो उसके सर के ऊपर, तो गीला हो जाएगा. उस सिचुएशन में उसको अम्ब्रेला को थोड़ा स्लैंट करके पकड़ना पड़ेगा. समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम में आ सकता है.